नमस्कार। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर बंगरवार आयुर्वेद अध्ययन के इस व्याख्यानमाला में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरा ये व्याख्यान मेरे उन छात्रों के लिए उपयुक्त रहेगा जिन्होंने बीएमएस में एडमिशन ली है और बीएमएस फर्स्ट ईयर की वो परीक्षा देने वाले हैं। बीएमएस फर्स्ट ईयर में जो विषय है उसमें एक विषय है क्रिया शरीर। तो क्रिया शरीर की पढ़ाई करते वक्त सबसे पहले हम क्रिया शरीर इस विषय का ज्ञान कर लेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इंट्रोडक्शन टू क्रिया शरीर। शास्त्रम ज्योति प्रकाशार्थम दर्शना बुद्धिरात्मना विशक सुयुक्ताभ्याम चिकित्सन नापराध्यति। इसका मतलब जो शास्त्र हम पढ़ेंगे वो शास्त्र एक ज्योति की तरह होती है। जैसा कि हम किसी रूम में बैठे हैं, वहाँ पर कोई दिया जल रहा है, उस दिए की ज्योति होती है। हमारे पास नेत्र होने चाहिए तो ही हमें उस ज्योति का उपयोग होगा। उसी तरह से हमारे पास बुद्धि होनी चाहिए तो ही वो शास्त्र का उपयोग हमें होगा। तो शुद्ध बुद्धि तथा ज्योति स्वरूप शास्त्र, इनके आधार पर जो वैद्य चिकित्सा करता है उससे कोई अपराध नहीं होता है। हमारी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए आँखों की तरह, और शास्त्र ये ज्योति स्वरूप होता ही है। ये दोनों का शुद्ध बुद्धि से अगर हम किसी शास्त्र को जानें और उसके आधार पर चिकित्सा करें तो हमसे कोई गलती नहीं होगी। यहाँ पर अपराध शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हमसे कोई गलती नहीं होगी। हमारा मुख्य काम है चिकित्सा करना। हम सब बीएमएस डॉक्टर्स आयुर्वेद वैद्य बनने वाले हैं। तो ये जब हम रोगियों की चिकित्सा करेंगे तो उस वक़्त हमसे कोई अपराध नहीं होगा, यानी हमसे कोई गलती नहीं होगी। अब ये शास्त्र कौन सा है? तो हिताहितम सुखम दुखम मायुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदासु उच्यते। जिस शास्त्र में हित अहित, हमारे हित में क्या है, व्हाट इज गुड फॉर आवर लाइफ, अहित क्या है, नॉट गुड फॉर आवर लाइफ। इसके सिवा सुखकर यानी प्लेजरेबल जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है, और दुख कर जो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती है, इन सब का वर्णन किया गया है। और हमारे शरीर में जो भी शरीर भाव यानी बॉडी एलिमेंट्स है उसका प्रमाण तथा आयु का प्रमाण दिया है। आयु यानी लाइफ। तो इन सब चीज़ों का ज्ञान जिसमें होता है उसे आयुर्वेद कहते हैं। तो यहाँ से हमें समझना पड़ेगा कि हितकर यानी हमारे आयु के लिए जो फायदे का है, अहितकर जो हमारे आयु में फ़ायदा न देने वाला है, सुखकर जो हमें शायद अच्छा लगता है, और दुखकर जो हमें अच्छा नहीं लगता है। ये सारों चीज़ें अलग अलग है। अब हम विचार करेंगे कि हितकर और सुखकर। कुछ लोग च्यवनप्राश खाते उनको अच्छा लगता है तो सुखकर भी हुआ, और उनके शरीर के लिए हितकर भी हुआ। हितकर और दुखकर, आयुर्वेद की दवाइयाँ जो है कड़वी होती है तो दुखकर होती है, लेकिन हमारे आयु के लिए हितकर होती है, फायदे की होती है। ये हितकर आयु के उदाहरण हो गए। अब अहितकर जो चीज़ें हैं उसमें अहितकर और सुखकर। कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, शराब पीते हैं,
वो हो सकता है उनके लिए सुखकर है, प्लीजरेबल है, लेकिन हमारे आयु के लिए अहितकर है, नुकसान करने वाली चीज़ है। अहितकर और दुखकारक, जैसे कि अलग अलग प्रकार के पॉइजन्स होते हैं, वो दुखकर होने की वजह से कोई लेता नहीं है, लेकिन हमारे आयु के लिए ठीक नहीं है, उचित नहीं है, नुकसान करने वाले हैं। तो हितकर और अहितकर इन चीज़ों के बारे में हमें सतर्क रहना चाहिए। उसी तरह से सुखकर और दुखकर चीज़ों के बारे में भी हमें सतर्क रहना चाहिए। हम सुखकर और दुखकर चीज़ों के बारे में सतर्क रहते हैं, लेकिन बहुत बार ये सोचते नहीं हैं कि हर सुखकर चीज़ हितकर ही होती है क्या, हर दुखकर चीज़ अहितकर ही होती है क्या? ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें हितकर चीज़ें जो है सुखकर या दुखकर हो सकती है, जिसे हमें अपनाना चाहिए। अहितकर चीज़ों को त्याग देना चाहिए, भले ही वो सुखकर हो या दुखकर हो। इन सारों चीज़ों का मार्गदर्शन हमारे आयुर्वेद में किया गया है। उसके बाद आयुर्वेद यानी क्या? तो शास्त्रकार कहते हैं कि आयुरस्मिन् विद्यते वा आयुर्विदन्ति इति आयुर्वेदाः। आयु यानी जीवन, आयु यानी लाइफ। इसका विचार जिस शास्त्र में किया गया है, और हमारी दीर्घ आयु होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय तक हमने जीवित रहना है, और वो हम किस तरह से जीवित रहे, ये दीर्घ आयु के प्राप्ति का ज्ञान जिस शास्त्र में है उसे आयुर्वेद कहते हैं। उसके बाद शास्त्रकार कहते हैं कि आयुषा वेदाः आयुर्वेदाः। आयु यानी लाइफ, वेदा यानी ज्ञान या जानना है हमें। आयु का ज्ञान जिसमें होता है वो आयुर्वेद होता है। अब यह आयुर्वेद की आयु क्या होती है? आयु इति जीवित कालः। जब तक हम जीवित हैं हमारी आयु है। हमारे जन्म के साथ ये आयु की शुरुआत होती है। हमारी जन्म की शुरुआत प्रेगनेंसी के बाद जो डिलीवरी होती है उससे नहीं होती है। माँ के पेट में हम 9 महीने तक रहते हैं, तो जब हमारा जन्म उसी वक्त होता है जब शुक्र और शोणित का संयोग होता है, जिसे मॉडर्न साइंस में स्पर्म और सेकेंडरी ओसाइट का यूनियन होके फर्टिलाइजेशन होता है। तो उस वक्त हमारा जीवन शुरू होता है और हमारी अंतिम सांस तक ये जीवन शुरू रहता है। इस काल को आयु या जीवित काल कहते हैं। तो इस आयुर्वेद का हमें अभ्यास करना है। और भी शास्त्रकार कहते हैं कि शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगो धारी जीवितम नित्यगश्चाणुबंधश्च आपर्याये आयुरुच्यते। शरीर यानी ह्यूमन बॉडी, इंद्रिय अलग अलग सेंसेस, सत्व यानी मन और आत्मा, ये चारों चीज़ें जब तक हमारे शरीर में हैं उस संयोग को ही हम आयु कहेंगे। आयुर्वेद में एक शब्द के अनेक पर्याय दिए हैं। आयुर्वेद की रचना संस्कृत श्लोकों में होने के कारण शायद कुछ पर्यायी शब्द वहाँ उचित श्लोक में बिठाना आसान जाते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। तो धारी, जीवित, नित्यग, अनुबंध, यह आयु के पर्याय है। ये भी हमें याद रखना है। उसे धारी इसलिए कहते हैं कि वो प्राण का धारण करता है। उसको जीवित इसलिए कहते हैं कि वो प्राण का धारण करता है। नित्यक, नित्यम गच्छतीति नित्यगाः। नित्यम गच्छतीति नित्यगा मतलब प्राणी शरीर में जो गतिशीलता होती है उसका वो कारण होता है। अनुबंध, अणुभग्नाति शरीरांताराणि इति, इनका संबंध दूसरे शरीर से आता है। आयुर्वेद पुनर्जन्म पर विश्वास करता है। हमारी आत्मा जो है वो उसका विनाश कभी नहीं होता है। हमारी मृत्यु के बाद यह आत्मा शरीर से बाहर निकलती है और किसी दूसरे शरीर में आश्रय बनकर रहती है। तो इसका संबंध दूसरे शरीर से आता है, इसलिए इसे अनुबंध भी कहा गया है। ये आयुर्वेद जो है इसके 8 अंग, 8 ब्रांचेस कहे गए हैं।
काय चिकित्सा, जिसको आज हम मेडिसिन के नाम से जानते हैं, उसकी सिमिलैरिटी मेडिसिन शब्द से होती है। शल्य तंत्र यानी सर्जरी, चालक्य तंत्र में ईयर नोज थ्रोट, डेंटिस्ट्री, ऑप्थेल्मोलॉजी, ये सारे ब्रांचेस आते हैं। आयुर्वेद में एक शाखा है भूत विद्या। अब ये भूत विद्या यानी साइकियाट्री के समान यह हमारी शाखा है। कौमार भृत्य, आयुर्वेद में जो कौमार भृत्य का वर्णन किया है, उस कौमार भृत्य में पेडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स तीनों भी चीज़ें आती हैं। अगध तंत्र, फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी, इस तरह की ये ब्रांच है। अब जिस तरह से कौमार भृत्य में पेडियाट्रिक्स में बालकों को होने वाले विकारों का अभ्यास किया जाता है कि उनकी कैसी चिकित्सा की जाए, उसी तरह से गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स यानी स्त्री शरीर में होने वाली व्याधियाँ कौन सी है, तो स्त्री शरीर में होने वाली व्याधियों की चिकित्सा तथा स्त्री जब गर्भिणी होती है तो उस वक्त होने वाली चिकित्सा का अभ्यास किया जाता है। सातवां है रसायन तंत्र। किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए उसने क्या करना चाहिए, इसका अभ्यास रसायन तंत्र में होता है। एक शाखा है वाजीकरण। वाजीकरण का मतलब है कि हमारी लैंगिक क्षमता बढ़नी चाहिए, जहाँ तक हो सके हमारी फैमिली, हमारा कुटुंब जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। बहुत सालों पहले जिसकी बड़ी फैमिली है, जिसके फैमिली में मेंबर ज़्यादा है, उनका ज़्यादा वर्चस्व समाज में रहता था। इसलिए इसमें किसी चीज़ की बाधा न आए, हर किसी का लैंगिक जीवन अच्छा रहे, इसके लिए ये ब्रांच की गई है कि हमारी सेक्सुअल कैपेबिलिटी बढ़े, हमारी संतान बहुत अच्छी हो और ज़्यादा से ज़्यादा संतान हो, जहाँ तक हो सके हम बड़ा फैमिली होने के कारण पूरे समाज में मान सम्मान के साथ जी सकें। आयुर्वेद का अभ्यास हम कैसे करें? आयुर्वेद में बहुत सारे ग्रंथ हैं, इसके आधार पर आयुर्वेद का अभ्यास किया जाता है। बहुत सारे ग्रंथ हैं, उसमें से 3 मुख्य ग्रंथ हैं जिसे बृहत्त्रयी कहते हैं। उनका नाम है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भट संहिता। ये 3 संहिताओं को बृहत्त्रयी कहते हैं। अभी जो दूसरे ग्रंथ है उसमें लघुत्रयी भी आता है। कुछ ग्रंथ है शारंगधर संहिता, भाव प्रकाश, माधव निदान, योग रत्नाकर। उसके साथ और बहुत सारे सैकड़ों ग्रंथ आयुर्वेद के आज उपलब्ध है। उससे भी ज़्यादा लिखे गए थे, लेकिन समय के अनुसार बहुत सारे नष्ट हो गए। तो आयुर्वेद की पढ़ाई इन ग्रंथों से होती है। तो ये ग्रंथों में से शुरू में हम 3 ग्रंथों का अभ्यास करते हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भट संहिता। अब इसमें कुछ अलग अलग स्थान दिए गए हैं, वो स्थान में अलग अलग चैप्टर्स है। बहुत सारे चैप्टर का मिलकर एक स्थान होता है। चरक संहिता में 8 स्थान होते हैं। सूत्र स्थान, शरीर स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्पस्थान और सिद्धि स्थान। सुश्रुत संहिता में 6 स्थान होते हैं। सूत्र स्थान, शरीर स्थान, निदान स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्पस्थान और उत्तर तंत्र। इसी 6 स्थान वाग्भट संहिता में भी होते हैं। सूत्र स्थान, शरीर स्थान, निदान स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्पस्थान और उत्तर तंत्र। तो ये ग्रंथों में से हम पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। इसमें से वाग्भट संहिता का जो सूत्र स्थान है वो आपको अष्टांग हृदय उसे कहते हैं। वो BMS फर्स्ट ईयर के लिए अलग से विषय रखा गया है। आयुर्वेद का विषय कोई भी हो, क्रिया हो, रचना हो,
स्वस्थ ऋत हो, द्रव्य गुण हो, रसशास्त्र हो, काय चिकित्सा, शल्य, शालाक्य, स्त्रीरोग प्रसूति, कौमार भृत्य, ये सारे अभ्यास जो है वो इसी में से किए जाते हैं। तो इसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, हमारे आधारभूत ग्रंथ होते हैं। अब ये आयुर्वेद का एम एंड ऑब्जेक्टिव यानी प्रयोजन क्या होता है, तो प्रयोजनम चास्य चरक सूत्रस्थान 30वें अध्याय में कहा गया है, प्रयोजनम चास्य यानी आयुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के पहले अध्याय में 14वां श्लोक है कि हम खड्वायुर्वेद प्रयोजनम व्याध्युपसृष्टानाम व्याधि परिमोक्षा स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। चरक कहते हैं स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम और सुश्रुत भी कहते हैं स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। यहाँ पर स्वस्थ यानी हेल्दी पर्सन, जिसे कोई बीमारी नहीं है। तो जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, यानी उसे कोई बीमारी ना होना, इसके लिए आयुर्वेद में विस्तार से ज्ञान दिया गया है। तो आयुर्वेद का एम एंड ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य पहला ये है। अब दूसरा जो है, चरक कहते हैं वातुरस्य विकार प्रशमनम च। सुश्रुत कहते हैं व्याध्युपसृष्टानाम व्याधि परिमोक्षा। आतुर यानी पेशेंट, जिसको बीमारी होती है, जिसे हम विकार कहते हैं। तो आतुर को जो विकार होते हैं उसको प्रशमन यानी उसको शांत कैसे किया जाए। व्याध्युपसृष्टानाम, जिसे कोई व्याधि, जिसे कोई रोग, कोई डिसीज हुआ है, वो व्यक्ति को कहते हैं व्याध्युपसृष्ट। व्याधि परिमोक्षा, तो वो डिसीज से उसको मुक्ति कैसी दिलानी चाहिए, ये दूसरा उद्देश्य आयुर्वेद का होता है। तो आयुर्वेद के दो मुख्य उद्देश्य होते हैं, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च या व्याध्युपसृष्टानाम व्याधि परिमोक्षा। अब ये सारी आयुर्वेद को हमने जाना, आयु को जाना, आयुर्वेद के उद्देश्य को जाना। अब ये सवाल होता है कि शरीर, हमें इंसान की चिकित्सा करनी है, ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी को शरीर कहते हैं। तो शरीयते सत शरीरम। अब इसे शरीर क्यों कहा जाता है, तो उसका हमेशा हर क्षण में जीज होता है, वो नाश होता है। अब ये सवाल आएगा कि बचपन में तो हमारा वजन कम था, बाद में बढ़ गया, फिर नष्ट कहाँ हुआ शरीर, और बढ़ते गया हो तो वो आहार के कारण बढ़ता गया था, ये उसका कारण है। चरक कहते हैं शारीर स्थान के 6वें अध्याय के 4वें श्लोक में, तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंचमहाभूत विकार समुदायात्मकम समयोगवाही। ये शरीर जो है उसमें चेतना होती है, और अधिष्ठान का मतलब चेतना शरीर में होती है। चेतना यानी मन और आत्मा दोनों होते हैं। उसके साथ पंचमहाभूत विकार, सृष्टि में पंचमहाभूत होते हैं, नाम से ही पता चलता है कि ये 5 है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। इनसे तैयार हुए जो बाय प्रोडक्ट्स है उसको कहते हैं पंचमहाभूत विकार। तो याद रखना है, पंचमहाभूत अलग है और पंचमहाभूत विकार अलग है। तो पंचमहाभूत विकार जो है वो बाय प्रोडक्ट है। तो चेतना और पंचमहाभूतों के विकार, इसका जो समुदाय, यूनियन जो होता है, और जब तक वो सारी चीज़ें साथ में है, जब तक ही शरीर रहता है, समयोगवाही, उसे शरीर कहा जाता है। तो ये शरीर की एक व्याख्या भी हमें याद रखनी है। सुश्रुत में भी एक शरीर की व्याख्या बताई है, शुक्र शोणित गर्भाशय समात्म प्रकृति विकार सम्मूर्छितम गर्भ इति उच्यते, तम चेतनावस्थितम वायुर्विभजते तेज एनम पचति आपाक्लेदयन्ति पृथ्वी ही सहन्ति आकाश विवर्धयति एवं विवर्धिता स यदा हस्तपादजिह्वाघ्राण कर्णनितंबादि धीरंगय रूपेतस्तदा शरीरम इति संज्ञा लभते। शुक्र शोणित, शुक्र यानी स्पर्म, शोणित यानी कुछ लोग ओहम मानते हैं। तो स्पर्म एंड ओहम इनका यूनियन होता है फर्टिलाइजेशन में, और एक
डिप्लॉयड सेल तैयार होता है। तो शुक्र यानी स्पर्म, शोणित यानी ओवम की पूर्व अवस्था एक होती है सेकेंडरी ओसाइट। ये जब गर्भाशय में एक साथ मिल जाते हैं, गर्भाशय समात्मम प्रकृति विकार सम्मूर्छितम, प्रकृति यानी वहाँ पर एक बीज जो है, वो बीज में इतना सामर्थ्य होता है कि पूरे शरीर को वो निर्माण कर सके, तब उसे गर्भ कहते हैं। इस गर्भ में चेतनावस्थितम, चेतना होती है। इस गर्भ में वायुर्विभजते, वायु अलग अलग ऑर्गन्स डेवलप करने की प्रक्रिया करता है, अवयवों की निर्मित करता है। तेज एनम पचती, तेज महाभूत जो होता है वो उसका पाचन यानी मेटाबॉलिज्म करने की क्रिया करता है। क्लेदयति, आपा क्लेदयंती, आप यानी जल महाभूत, वो क्लेदन यानी गीलावा उत्पन्न करने का काम करता है। पृथ्वी सहंती, अब ये पृथ्वी जो है वो उसको उसमें का जलांश ये करके एक साथ जोड़ने की क्रिया करती है। और ये सारे महाभूतों के, चारों महाभूतों को काम करने के लिए एक स्पेस होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए, वो आकाश महाभूत के कारण मिलती है। आकाशम विवर्धयति, जहाँ पर जगह मिले सारी डेवलपमेंट वहाँ पर हो जाती है। एवं विवर्धिता, जब इसकी डेवलपमेंट होती है तब हस्त यानी हाथ, पाद यानी दोनों पैर, जिह्वा यानी जबान, घ्राण यानी नासिका, कर्ण यानी कान, नितंब यानी हमारी कमर, अलग अलग अवयवों की उत्पत्ति हो जाती है। और जब ये सारे अवयव उचित रूप में विकसित हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, तब उसे शरीर ये नाम मिलता है। ये भी हमें याद रखना है। ये शरीर के भी पर्याय बताए गए हैं, काय, तनु, देह, कलेवर, ये इसके पर्याय बता दिए गए हैं। अभी क्रिया के बारे में हमें यह भी रखना है कि शरीर यानी ह्यूमन बॉडी और शारीर यानी साइंस, विज्ञान, शरीर से अधिकृतम तंत्रम शारीरम। तो शारीर ये तंत्र है यानी सिस्टम है। तो शारीर किसे कहते हैं? जिसमें शरीर का अधिकृत ज्ञान होता है। उसके भी अलग ब्रांचेस हैं, रचना प्रतिपादकम शारीरम, रचना शारीरम। अब रचना शारीर किसे कहते हैं? जिसमें शरीर के रचना का अभ्यास किया होता है, एनाटॉमी या स्ट्रक्चर, तो उसको रचना शरीर कहते हैं। क्रिया शारीर, क्रिया प्रतिपादकम शारीरम, क्रिया शारीरम, जिसमें क्रिया यानी फंक्शंस, क्रिया, कर्म, कार्य एक ही शब्द है, सबका मतलब होता है फंक्शन। व्हाट इज फंक्शन ऑफ हार्ट, व्हाट इज फंक्शन ऑफ लीवर, व्हाट इज फंक्शन ऑफ किडनी, व्हाट इज फंक्शन ऑफ ब्रेन, ये सारे क्रियाओं का प्रतिपादन जिस साइंस में किया गया है उसे क्रिया शारीर कहते हैं। तो मेरा से अनुरोध है कि इस वीडियो को सुन के सारी चीज़ों को याद रखने की कोशिश करें, ताकि आपको हमारा अगला अभ्यास जो है वो समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।